नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज से हम करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस यानी कि सामान्य जागरूकता की मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आंसर की सीरीज को शुरू करने जा रहे हैं। पूरे 20 नंबर की यह क्लास आपकी होने वाली है। 10 नंबर का आपका करंट अफेयर्स आपसे पीईटी के परीक्षा में पूछा जाएगा और 10 नंबर का आपका जीए जो है पूछा जाएगा पीईटी की परीक्षा में। तो पूरे 20 नंबर की कंप्लीट तैयारी आपको इस एमसीक्यूज के सीरीज के माध्यम से कराई जाएगी। यह वीडियो आपके पीईटी की परीक्षा के लिए लास्ट समय के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन आंसर बनेंगे सामान्य जागरूकता के और करंट अफेयर्स के, उनको आज से हम पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं। यह वीडियो पहला वीडियो है। यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा अगर आप टॉपिक वाइज जो भी सिलेबस आपका दिया गया है सामान्य जागरूकता का और करंट अफेयर्स का, उसको अगर आप टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं तो इन दोनों की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी हमारे चैनल पर। सामान्य जागरूकता का लगभग 95% जो सिलेबस है आपका कंप्लीट करवा दिया गया है। तो सामान्य जागरूकता की जो प्लेलिस्ट है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स आपका अगस्त महीने तक का पढ़ा दिया गया है। तो करंट अफेयर्स और सामान्य जागरूकता लगभग आपका कंप्लीट हो चुका है। थोड़े बहुत जो टॉपिक आपके बाकी हैं वो भी कंप्लीट करा दिए जाएंगे, लेकिन आज से हम इन दोनों जीए और करंट अफेयर्स से जुड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। यह सीरीज आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है। यह सीरीज आपके एग्जाम तक चलती रहेगी जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, टोटल 20 नंबर की यह क्लास होने वाली है। 10 नंबर का आपका करंट अफेयर्स पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में, प्लस और 10 नंबर का आपसे जीए पूछा जाएगा। तो टोटल 20 नंबर की तैयारी कराने के लिए ही इस सीरीज को स्टार्ट किया जा रहा है। इसका पार्ट 1 यह है। अभी तक जितनी भी क्लासेस ली गई हैं पीईटी 2022 के लिए, अगर आपको उनका पीडीएफ चाहिए होगा तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। कुछ पेड करके आप ये से पीडीएफ को हमसे ले सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो इस नंबर पे व्हाट्सएप आप कर दीजिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न का जवाब देने की आप कोशिश कीजिएगा। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो पुरी आपको यह जगह कहाँ पे मिलेगी? उड़ीसा में मिलेगी यह जगह पुरी। तो पुरी में जो रथ यात्रा फेमस होती है यह किसके सम्मान में आयोजित की जाती है? तो आप याद रखिएगा भगवान जगन्नाथ, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे सी या बिल्कुल सही हो जाएगा। भगवान जगन्नाथ के सम्मान में उड़ीसा के पुरी में जो रथ यात्रा है वह प्रत्येक वर्ष निकाली जाती है। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। भगवान जगन्नाथ इनके अवतार हैं, तो श्री कृष्ण जी के अवतार हैं। तो आप इसे याद रखिएगा। हिंदुओं का जो तीर्थ स्थल है सबरीमाला, सबरीमाला जो मंदिर है आपको किस राज्य में मिलेगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रश्न है। सबरीमाला मंदिर आपको किस राज्य में मिलेगा? तो सबरीमाला मंदिर आपको किस राज्य में मिलेगा? केरल में मिलेगा, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही जाएगा। केरल में आपको सबरीमाला मंदिर देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे करंट अफेयर्स का प्रश्न है। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो 2022 का जो यूनेस्को शांति पुरस्कार है जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मार्केल को दिया गया है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, एंजेला मार्केल को। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए कुल कितने शिक्षकों का चयन किया गया है? राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए कुल कितने शिक्षकों का चयन किया गया है? टीचर्स डे आपका कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर का जो दिन होता है यह भारत में टीचर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार इस वर्ष जो है टोटल 46 लोगों को दिया जाएगा, यानी कि इसके लिए 46 शिक्षकों का चयन किया गया है। तो ऑप्शन आपका जो ए वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। कितने शिक्षकों का चयन किया गया है? तो टोटल आपके 46 शिक्षकों का चयन किया गया है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। हॉर्नबिल फेस्टिवल, जिसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण यह
प्रश्न है आपसे, आपके सिलेबस में, जीए के सिलेबस में आपका टॉपिक दिया गया है ये सब भी, तो आपको ये सभी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो राइट आंसर आपका क्या होने वाला है? हॉर्नबिल फेस्टिवल, जिसे त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है, यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो आप याद रखिएगा, यह जो है नागालैंड में मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, नागालैंड में। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके अलावा त्रिपुरा में भी यह मनाया जाता है आपका हॉर्नबिल फेस्टिवल, तो आप याद रखिएगा, इसके अलावा त्रिपुरा राज्य में भी हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। इसके अलावा ये 4 राज्य और एक आपके सामने जो यूटी दिया गया है, यहाँ पे भी अलग अलग त्यौहार सेलिब्रेट किए जाते हैं, मनाए जाते हैं, तो इनको भी आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो ऑप्शन में आपके 4 राज्य दिए गए हैं, वहाँ पे कौन कौन से इम्पॉर्टेंट उत्सव या त्यौहार मनाए जाते हैं, सभी आपके सामने लिखे गए हैं। तो तेलंगाना की बात करते हैं, तो तेलंगाना का इम्पॉर्टेंट महोत्सव है मेदाराम जत्रा महोत्सव, बथुकम्मा हो गया और बोनालू उत्सव, ये तीनों जो हैं तेलंगाना के हैं, तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर जो हमारा यूटी अब बन गया है, केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, यहाँ पे बहुत सारे इम्पॉर्टेंट त्यौहार और उत्सव मनाए जाते हैं, जैसे लवेंडर त्यौहार हो गया, कंचौथ हो गया, अहरबल हो गया, हेरात पर्व हो गया। आप याद रखिएगा, जो महाशिवरात्रि होती है जम्मू कश्मीर में, महाशिवरात्रि को हेरात पर्व के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। इसके अलावा एप्पल पर्व हो गया और पुष्कर हो गया, ये सभी त्यौहार और महोत्सव आपके जम्मू कश्मीर में मनाए जाते हैं। इसके बाद नागालैंड का फेमस उत्सव है और हॉर्नबिल, तो आप इसे याद रखिएगा। इसके अलावा मणिपुर में जो है सिरुई लीली महोत्सव, कचाई लेमन और साजीबू चिरौबा, ये इम्पॉर्टेंट महोत्सव मनाए जाते हैं आपके मणिपुर में, तो इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको डेली बेसिस पर देखने को मिलेंगी अगर आप इस क्लास को फॉलो करते हैं डेली बेसिस पर। तो अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा अभी तक करंट अफेयर्स और जीए में, तो इसके माध्यम से आपकी मैक्सिमम तैयारी हो जाएगी। तो इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसका आप नोट्स बना सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रसिद्ध वार्षिक जो गंगा सागर मेला है कि भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में जो है आयोजित किया जाता है? तो आप याद रखिएगा, गंगा सागर मेला का आयोजन पश्चिम बंगाल में किया जाता है, तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है, पश्चिम बंगाल में। और अगला प्रश्न है, हाल ही में महिला समानता दिवस कब मनाया गया? महिला समानता दिवस की यहाँ पे बात हो रही है, कब मनाया गया? काफ़ी महत्वपूर्ण यह दिवस है और डे एंड थीम भी आपसे एग्जाम में पूछी जाएंगी, तो उसी का यह प्रश्न है। तो आपका जो महिला समानता दिवस है हाल ही में कब मनाया गया, सेलिब्रेट किया गया? तो आपका 26 अगस्त को, आप याद देखिएगा 26 अगस्त को जो है आपका महिला समानता दिवस सेलिब्रेट किया गया, मनाया गया, तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। तथा इस वर्ष की इसकी थीम क्या रखी गई थी? तो इस वर्ष की इसकी थीम थी जेंडर इक्वेलिटी। आप याद देखिएगा, जेंडर इक्वेलिटी जो है इसकी थीम रखी गई थी, जेंडर इक्वेलिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो, जो है इसकी थीम थी टोटल, तो आप ऐसे याद कर लीजिएगा, जेंडर इक्वेलिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो जो है महिला समानता दिवस की थीम थी और यह 26 अगस्त को आपका मनाया गया, तो आप इसे याद रखिएगा। हाल ही में किस नेता की पुण्यतिथि पर न्यू इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन किया गया था? काफ़ी इम्पॉर्टेंट यह पुस्तक है, और तो आपको बताना है कि किस नेता की जो पुण्यतिथि है उसके पुण्यतिथि के अवसर पर न्यू इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन किया गया था। तो हमारे पूर्व वित्त मंत्री जो थे अरुण जेटली साहब, इनकी हाल ही में पुण्यतिथि मनाई गई है, तो इनकी पुण्यतिथि के अवसर पर ही न्यू इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक का पूरा नाम आप याद कर सकते हैं, अ न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग्स 2014 to 19, तो आप इसे याद कर सकते हैं। पूरा नाम इस पुस्तक का है न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग्स 2014 से 2019, तो इसको आप याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है पुस्तक है, और अगस्त महीने में इसका विमोचन किया गया था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुण जेटली साहब। इसके बाद अगला प्रश्न है, झूलती मीनारों वाली एक मस्जिद जो है भारत के किस शहर में देखने को मिलेगी आपको? झूलती मीनारों वाली मस्जिद भारत के किस शहर में स्थित है, आपसे पूछा जा रहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। तो झूलती मीनारों वाली जो मस्जिद है भारत के किस शहर में आपको मिलेगी?
तो यह आपको मिलेगी अहमदाबाद में। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अहमदाबाद में यह एक मस्जिद स्थित है जिसको हम झूलती मीनारों वाली मस्जिद के नाम से जानते हैं। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, अहमदाबाद आपका राइट आंसर हो जाएगा। राग कामेश्वरी की रचना किसके द्वारा की गई है? आपसे पूछा जा रहा है राग कामेश्वरी की जो रचना है किसके द्वारा की गई है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राग कामेश्वरी की रचना किसके द्वारा की गई है? फटाक से इसका जवाब दीजिए आप। तो राग कामेश्वरी की जो रचना है पंडित रविशंकर ने की है। तो ऑप्शन आपका जो डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। पंडित रविशंकर के द्वारा राग कामेश्वरी की रचना की गई है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और लिबर्टी मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का प्रश्न अगस्त के महीने का यह है। तो 2022 में जो लिबर्टी मेडल है यह दिया गया है यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को। तो आप इसे याद रखिएगा, व्लादिमीर जेलेंस्की को लिबर्टी मेडल 2022 से सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस राज्य में होमी भाभा अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया है? काफ़ी महत्वपूर्ण है। होमी भाभा जो है अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का जो उद्घाटन है कहाँ पर हाल ही में किया गया है? तो यह होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र है। तो होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का जो उद्घाटन है हाल ही में पंजाब में किया गया। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, पंजाब में। तो ऑप्शन ए आप याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है करंट अफेयर्स का। लास्ट सपर एक फेमस चित्रकारी है। तो यह किसकी चित्रकारी है आपसे पूछा जा रहा है। लास्ट सपर जो है यह किसकी चित्रकारी है? तो लास्ट सपर जो है एक फेमस चित्रकारी किसकी है? तो लियोनार्डो द विंसी की, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? भारत माता नामक जो फेमस पेंटिंग है इसके चित्रकार कौन थे? तो अवनींद्रनाथ टैगोर, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है यह फेमस पेंटिंग बनाई गई है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, अवनींद्रनाथ टैगोर आपका राइट आंसर है। अगला करंट अफेयर्स का प्रश्न आपको मिलेगा। बांग्लादेश मूल की जो फहमीदा अजीम है इन्होंने किस श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2022 जीता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के लिए है। तो फहमीदा अजीम इन्होंने किस श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार जीता हुआ है? तो सचित्र व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग, जिसको हम बोलते हैं इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री, इसी में जो है फहमीदा अजीम ने पुलित्जर पुरस्कार 2022 जीता है तथा ये बांग्लादेश की रहने वाली हैं। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद रखिएगा। इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग का मतलब क्या है? सचित्र व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग से यहाँ पे मतलब है। तो सचित्र व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग और कमेंट्री में जो है फहमीदा अजीम ने पुलित्जर पुरस्कार 2022 जीता। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। हाल ही में जेम्स वेब टेलीस्कोप ने किस ग्रह की नई तस्वीरें खींची हैं? नासा का यह टेलीस्कोप आपका है। और नासा का किसका? तो नासा जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा है इसी का यह टेलीस्कोप है, जेम्स वेब टेलीस्कोप। तो इसने किस ग्रह की एकदम लेटेस्ट तस्वीरें खींची हैं? तो इसने जो है बृहस्पति ग्रह की, किस ग्रह की? तो बृहस्पति ग्रह की एकदम लेटेस्ट तस्वीरें खींची हैं। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, बृहस्पति ग्रह की। अगला प्रश्न है, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत की पहली बोलती फिल्म यहाँ पे पूछी जा रही है, कौन सी थी? तो आलम आरा, आप याद देखिएगा, आलम आरा जो थी यह भारत की पहली बोलती फिल्म थी। तो आप इसे याद देखिएगा, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो आपका बी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, आलम आरा। और एक तरफ आपको यहाँ पे क्लासिकल डांस दिए गए हैं, शास्त्रीय नृत्य दिए गए हैं, और एक तरफ उनका राज्य दिया गया है। तो इसको आपको सम्मिलित करना कि कौन सा क्लासिकल डांस किस राज्य से रिलेटेड है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कला और संस्कृति के प्रश्न भी आपसे जीए में पूछे जाएंगे। आपके पीटी के सिलेबस में साफ साफ लिखा गया है कि कला और संस्कृति के प्रश्न भी आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो उसी के ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कला और संस्कृति के। तो ये सॉल्व कर लेते हैं इसको। भरतनाट्यम किस राज्य का इम्पॉर्टेंट जो है शास्त्रीय नृत्य है? भरतनाट्यम तो यह तमिलनाडु का है।
तो आपका ए का क्या हो जाएगा, ए का आपका 4 हो जाएगा। भरतनाट्यम का संबंध आपका तमिलनाडु से हो जाएगा। कुचिपुड़ी का संबंध आपका आंध्र प्रदेश से हो जाएगा, यानी कि बी का 3 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा। कथकली का संबंध आपका किससे है, तो कथकली का जो संबंध है आपका केरल से, यानी कि सी का आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा। ओडिसी आपका उड़ीसा का, यानी कि डी का आपका सॉरी यहाँ पे कथकली का 2 हो जाएगा ना, 2 नंबर में आपका केरल है, तो सी का 2 यानी कि कथकली का केरल हो जाएगा। और आपका जो डी वाला है, डी मतलब ओडिसी, तो ओडिसी का संबंध आपका उड़ीसा से है, तो ऑप्शन आपका ए वाला बिल्कुल सही है। तो 4 3 2 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसे याद रखिएगा, 4 3 2 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जितने भी हमारे देश में फेमस क्लासिकल डांस हैं सभी आपके सामने अपलोड कर दिए गए हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इनको आपको याद ही रखना पड़ेगा। कला और संस्कृति के सेक्शन में आपसे इनसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे 8 क्लासिकल डांस हैं, भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, ओडिसी, मणिपुरी, सत्रिया और कथक। इनके राज्य लिखे गए हैं और इनकी क्या क्या खास विशेषताएं हैं ये भी सामने लिखी गई हैं। तो यहाँ पे मैं पढ़ूंगा नहीं, पढ़ने पर ज़्यादा समय वेस्ट होगा, तो वीडियो को एक बार रोक के इत्मीनान से इसको आप पढ़ लीजिएगा। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण यह शास्त्रीय नृत्य हैं, इनसे लगातार एग्जाम में प्रश्न पूछे ही जाते हैं, तो इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न आपके सामने है, कौन सा देश यूरोपीय संघ में फास्टेस्ट एजिंग कंट्री, तेजी से बूढ़ा होने वाला देश बन गया है। करंट अफेयर्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन आपका है। तो यूरोपियन यूनियन में फास्टेस्ट एजिंग कंट्री यानी कि तेजी से बूढ़ा होने वाला देश बन गया आपका पुर्तगाल, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। पुर्तगाल की राजधानी क्या है, तो पुर्तगाल की राजधानी आपको मिलेगी लिस्बन। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, पुर्तगाल जो है तेजी से बूढ़ा होने वाला देश बन गया है। भारत सरकार के द्वारा किस लोक नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए नामित किया गया है। भारत सरकार के द्वारा किस लोक नृत्य को यूनेस्को की जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची है उसमें शामिल करने के लिए नामित किया गया है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, गरबा को। किसको, तो गरबा को, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या बता सकते हैं कि गरबा जो है यह कहाँ का लोक नृत्य है, कमेंट बॉक्स में आप हमें इसका जवाब दीजिएगा कि जो गरबा है यह किस राज्य का फेमस लोक नृत्य है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इससे रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो गरबा के बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तथा हाल ही में गरबा को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल करने के लिए नामित किया गया है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे 100% सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक तरफ आपको देश दिए गए हैं और एक तरफ उनकी मुद्रा दी गई है, तो इसको आपको बताना है कि कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है, कौन सा देश और उसकी मुद्रा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, इसका जवाब आपको देना है। तो जर्मनी की मुद्रा क्या है, तो जर्मनी की मुद्रा यूरो है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसे याद देखिएगा। जर्मनी की मुद्रा क्या है, तो जर्मनी की यूरो है। जापान का येन है। इजराइल का पाउंड, जो कि बिल्कुल गलत है, इजराइल का पाउंड नहीं है, क्या है, तो इजराइल का जो है मुद्रा जो है न्यू सेकेल है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे गलत सुमेलित था और उसका रूबल है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे गलत दिया गया था। यहाँ पे सभी चीज़ें लिखी गई हैं। और जापान की राजधानी टोक्यो और मुद्रा येन है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है और मुद्रा यूरो है। रूस की राजधानी मॉस्को है और मुद्रा रूबल है। इजराइल की राजधानी यरूशलेम है और मुद्रा क्या है, तो न्यू सेकेल है। तो देश, राजधानी और मुद्रा भी आपसे एग्जाम में जीए के सेक्शन में पूछे जाएंगे, तो उसी टॉपिक का यह प्रश्न आपके सामने मेंशन किया गया है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। चंडीगढ़ का जो रॉक गार्डन फेमस है, यह किसका बनाया हुआ है, इसको किसने बनाया है, चंडीगढ़ के फेमस रॉक गार्डन को किसने बनाया हुआ है। तो चंडीगढ़ का जो फेमस रॉक गार्डन है यह किसने बनाया हुआ है, तो नेक चंद्र के द्वारा यह बनाया गया, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक चंद के द्वारा इसको बनाया गया है, तो आप इसे याद रखिएगा। यह काफ़ी फेमस रॉक गार्डन है जो कि चंडीगढ़ में स्थित है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, नेक चंद। अगला प्रश्न है, एससीओ संघाई सहयोग संगठन की रक्षा मंत्रियों की जो वार्षिक बैठक है किस देश में आयोजित की जाएगी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। एससीओ की जो रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक है किस देश में आयोजित की जाएगी, तो संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की जो वार्षिक बैठक है यह उज्बेकिस्तान में आयोजित की जाएगी, तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, उज्बेकिस्तान में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है।
अंतरिक्ष गतिविधियों की निगरानी के लिए भारत की पहली वेधशाला किस राज्य में स्थापित की जाएगी? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अंतरिक्ष गतिविधियों की निगरानी के लिए भारत की जो पहली वेधशाला है किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? करंट अफेयर्स का काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? उत्तराखंड में, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तराखंड में भारत की पहली वेधशाला स्थापित की जाएगी, किसके लिए? तो अंतरिक्ष गतिविधियों की निगरानी के लिए। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, और निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ कुछ कलाकार दिए गए हैं, उनके द्वारा जो वाद्य यंत्र बजाया जाता है वह दिया गया है, तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फटाक से इसका जवाब देने की आप कोशिश कीजिए। तो ऑप्शन आई ए वाला ही आपका सुमेलित नहीं है, अमीर खुसरो वाला आपका सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों आपके सुमेलित हैं। भीमसेन जोशी का संबंध हो जाएगा गायन से, इसके बाद उत्पल दत्त का संबंध फिल्म से है, और इसके बाद शंभू महाराज का संबंध कथक से है। तो ऑप्शन ए वाला जो है आपका यहाँ पे गलत दिया गया था, तो आप इसे याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत इसमें दिया गया है? एक तरफ लोक नृत्य दिए गए हैं और एक तरफ आपके राज्य दिए गए हैं संबंधित, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा युग्म गलत है। तो राजस्थान से रिलेटेड आपका घूमर हो जाएगा, बिल्कुल सही दिया गया है। बिहार का बिहू हो जाएगा, जो कि यहाँ पे गलत सुमेलित है। इसके बाद पंजाब में भांगड़ा फेमस है, और महाराष्ट्र में लावड़ी नृत्य फेमस है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है, यहाँ पे लावड़ी होगा, लावड़ी। तो लावड़ी जो लोक नृत्य है ये आपका महाराष्ट्र में फेमस है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो बिहू है यह किस राज्य का फेमस लोक नृत्य है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि जो बिहू है यह किस राज्य का फेमस लोक नृत्य है। तो बिहू वाला आपका सुमेलित नहीं था यहाँ पे। अगला प्रश्न है, भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का क्या नाम है? काफ़ी महत्वपूर्ण यह प्रश्न आपका है, काफ़ी न्यूज में भी था, करंट अफेयर्स का यह प्रश्न। तो भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का क्या नाम है? तो INS विक्रांत है, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, INS विक्रांत। अब याद रखिएगा INS विक्रांत को किसने बनाया है? तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया गया। किसके द्वारा? तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा INS विक्रांत को बनाया गया है, तथा यह भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत है। द्विवार्षिक युद्ध अभ्यास पिच ब्लैक का जो आयोजन है किस देश में किया गया था? इसमें हमारी वायुसेना ने हिस्सा लिया था पिच ब्लैक में, तो इसका जो आयोजन है यह ऑस्ट्रेलिया में किया गया था, तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, ऑस्ट्रेलिया में पिच ब्लैक नामक द्विवार्षिक युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया था, तो ऑस्ट्रेलिया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, माई कंट्री माई लाइफ, इस पुस्तक के लेखक आपको बताना है कि कौन है। माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक यहाँ पे आपसे पूछे जा रहे हैं कि कौन है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक आपके हो जाएंगे लाल कृष्ण आडवाणी साहब, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, लाल कृष्ण आडवाणी की यह पुस्तक है माई कंट्री माई लाइफ, तो आप इसे याद रखिएगा। और एक तरफ कुछ पुस्तकें दी गई हैं और एक तरफ कुछ उनके लेखक दिए गए हैं, तो आपको इसमें से सुमेलित करना है इसको। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। बुक्स एंड राइटर्स आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, आपके सिलेबस में एकदम डायरेक्टली दिया गया है कि बुक्स एंड राइटर के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो आइए देख लेते हैं, इस प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। तो माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स, माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स किसके द्वारा लिखी गई है? तो आर वेंकट रमन के द्वारा, यानी कि ए का आपका क्या हो जाएगा? ए का आपका 4 हो जाएगा। द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, इसको किसने लिखा है? तो द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ को लिखा गया है किसके द्वारा? तो यह लिखा गया एस राधा कृष्णन के द्वारा, तो आपका बी का 1 हो जाएगा। बी का क्या हो जाएगा? तो बी का जो है आपका 1 हो जाएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इग्नाइटेड माइंड्स सभी को पता होगा, यह फेमस पुस्तक लिखी गई है APJ अब्दुल कलाम साहब के द्वारा, तो आपका हो जाएगा सी का क्या हो जाएगा? सी का आपका 3 हो जाएगा। इसके बाद विदाउट फियर और फेवर, विदाउट फियर और फेवर, तो यह लिखा गया है एन संजीव रेड्डी के द्वारा, तो आप इसे याद देखिएगा, यानी कि डी का क्या हो जाएगा? डी का आपका हो जाएगा एन संजीव रेड्डी, यानी कि आपका यहाँ पे 2 होगा ना। सी में आपके इग्नाइटेड माइंड से तो APJ अब्दुल कलाम आपके 2 में है, तो 4 1 2 फिर 3 हो जाएगा। तो डी यानी कि विदाउट फियर और फेवर का हो जाएगा आपका एन संजीव रेड्डी, यानी कि डी का आपका 3 हो जाएगा।
तो 4 1 2 3। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ। माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स पुस्तक के लेखक हैं आर वेंकट रमन साहब। द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक हैं एस राधाकृष्णन। इग्नाइटेड माइंड्स पुस्तक के लेखक हैं एपीजे अब्दुल कलाम। विदाउट फियर और फेवर पुस्तक के लेखक हैं एन संजीव रेड्डी। तो इस प्रकार से 4 1 2 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। और अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला रेसलर कौन बनी है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के लिए है। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में जो है पदक जीतने वाली पहली महिला रेसलर यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन बनी है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अंतिम पंघाल, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अंतिम पंघाल जो है अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला रेसलर बनी है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। दही हांडी को किस राज्य ने आधिकारिक रूप से खेल की मान्यता दी है? दही हांडी को किस राज्य के द्वारा आधिकारिक खेल की मान्यता दी गई है? तो हाल ही में महाराष्ट्र के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट के द्वारा। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या न्यूनतम है, कम है? सबसे विधानसभा सीटों की संख्या इसमें से सबसे कम कहां पर है, आपसे पूछा जा रहा है। तो दिए गए ऑप्शंस में से सबसे कम जो विधानसभा की सीटें हैं आपको मिलेंगी सिक्किम राज्य में, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। सिक्किम राज्य में जो विधानसभा की सीटें हैं वो सबसे कम है, सबसे न्यूनतम है। तो आप इसे याद देखिएगा, सिक्किम आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सिक्किम में कितनी विधानसभा की सीटें हैं आपसे पूछा जा सकता है कि सिक्किम जो राज्य हमारा है यहाँ पे विधानसभा की सीटें कितनी? तो 32 हैं। कितनी? तो 32 है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं चारों राज्यों के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा की सीटें हैं, गोवा और मिजोरम में 40 विधानसभा की सीटें हैं और सिक्किम में जो है 32 विधानसभा की सीटें हैं। इसके अलावा बिहार में जो है आपकी 243 विधानसभा की सीटें हैं। तो विधानसभा और विधान परिषद का भी टॉपिक आपके सिलेबस में दिया गया है, तो उसी से रिलेटेड यह प्रश्न है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, सीटें भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो सबसे न्यूनतम, सबसे कम जो विधानसभा की सीटें हैं सिक्किम में आपको मिलेंगी, ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे बात की जा रही है। इसके बाद निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? इसमें से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो उत्तर प्रदेश में आपको विधान परिषद मिलेगी, आंध्र प्रदेश में आपको विधान परिषद मिलेगी, कर्नाटक में आपको विधान परिषद मिलेगी, लेकिन उड़ीसा में जो है विधान परिषद आपको नहीं मिलेगी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, कहाँ पर विधान परिषद नहीं है? तो उड़ीसा में जो है आपको विधान परिषद नहीं मिलेगी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। टोटल 6 हमारे राज्य हैं जहाँ पर आपको विधान परिषदें मिलेंगी। ये 6 राज्य आपके सामने मेंशन किए गए हैं। आंध्र प्रदेश में 58 सीटें हैं। कितनी? तो आंध्र प्रदेश में टोटल जो है 58 सीटें हैं। इसके बाद आपका जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में 100 सीटें हैं। कर्नाटक में आपकी 75 सीटें हैं। तेलंगाना में आपकी 40 सीटें हैं। बिहार में आपकी 75 सीटें हैं और महाराष्ट्र में आपकी 78 सीटें हैं। तो ये टोटल 6 राज्य हमारे हैं जहाँ पर वर्तमान में विधान परिषद है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, डायरेक्टली यहाँ पे आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप इसे जरूर से याद कर लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, कौन सा राज्य भारत का पहला हर घर जल प्रमाणन वाला राज्य बन गया है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। तो हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है गोवा, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। गोवा जो है भारत में हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला राज्य बन गया। वहीं पहला जिला अगर आप आपसे पूछ ले कि हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला जिला कौन है, तो मध्य प्रदेश का बुरहानपुर। आप याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का जो बुरहानपुर है यह हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला जिला था। तो जिला हो जाएगा मध्य प्रदेश का बुरहानपुर। अगर पहला राज्य पूछ ले तो राज्य आपका हो जाएगा गोवा। तो दोनों आपको याद रखना है। विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब के द्वारा हाल ही में किस दक्षिण अमेरिकी देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? विदेश मंत्री साहब हमारे जो एस जयशंकर हैं, इनके द्वारा किस दक्षिण अमेरिकी देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो पराग्वे में, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही जाएगा, पराग्वे में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, पराग्वे आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पे कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन दिए गए हैं और उनका मुख्यालय दिया गया है।
तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनके मुख्यालय आपसे पूछे जाएंगे, आपके जीए के सेक्शन में दिया गया है। तो आपका इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, आइए देख लेते हैं। और आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपका जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है इसका मुख्यालय आपको कहाँ पर मिलेगा? तो इसका मुख्यालय आपको मिलेगा जिनेवा में, बिल्कुल सही है। यूएनओ का मुख्यालय आपको न्यूयॉर्क में मिलेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय पेरिस में नहीं है, तो आपका तीसरा वाला यहाँ पे सुमेलित नहीं है। और यूनेस्को का मुख्यालय आपका पेरिस में है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सुमेलित नहीं था। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का WHO का मुख्यालय आपको मिलेगा जिनेवा में। तो यहाँ पे चारों संगठनों के नाम, उनकी स्थापना, उनका मुख्यालय, उनके महानिदेशक, अध्यक्ष लिखे गए हैं। तो यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। एंटोनियो गुटेरेस ये वर्तमान में महानिदेशक हैं यूएनओ के। WHO की स्थापना 1948 में की गई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा में है और इसके वर्तमान में महानिदेशक हैं टेड्रोस अधानोम हैं। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की यहाँ पे बात हो रही है। 1919 में इसकी स्थापना की गई थी। जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। गिलबर्ट होंगबो हाल ही में एकदम लेटेस्ट इसके महानिदेशक बनाए गए हैं ILO के। यूनेस्को काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। 1945 में यूनेस्को की स्थापना की गई थी और पेरिस में जो है और इसका हेडक्वार्टर है। और आंद्रे अजोले जो हैं यूनेस्को के क्या हैं? तो वर्तमान में प्रमुख हैं आंद्रे अजोले। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। यूनेस्को के प्रमुख कौन है? तो आंद्रे अजोले हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते हैं? आपसे पूछा जा रहा है कि जो नोबेल पुरस्कार हैं ये प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? स्वीडन यानी कि स्टॉकहोम, स्वीडन की राजधानी जो स्टॉकहोम है यहीं पे प्रतिवर्ष आपके नोबेल पुरस्कार बांटे जाते हैं। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद कर लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण यह लास्ट प्रश्न आपका था। तो इसके साथ ही आपका जो आज का पहला MCQs की सीरीज़ थी वह पूरी तरह से समाप्त हो गई है। आई होप यह सीरीज़ आपको पसंद आएगी, आपके आने वाले एग्जाम के लिए फ़ायदेमंद होगी। तो इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।